हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी भारत की खोज का चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और क्या इसके बारे में बताया गया है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें भारत के जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। भारत के अतीत की जो सबसे पहली तस्वीर थी, ठीक है, उस चीज़ को सिंधु घाटी सभ्यता में वो मिली थी और जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो में और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले थे। यहाँ पर जो है प्राचीन भारत में जो जीवन था, जो कर्म थे, ठीक है, यानी कि जो काम थे, भारतीय इतिहास धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें महावीर बुद्ध और उनके शिक्षाओं, वर्ण व्यवस्था, मौर्य समाज की स्थापना, अशोक के शासन और इन सब ऐसी सब पहलुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ के माध्यम से प्राचीन भारत का जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है जीवन और कर्म का महत्व, यानी कि प्राचीन भारतीय समाज में जो जीवन और कर्म है उनका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है, ठीक है। महावीर और बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं उस समय पे। ये जो दो मतलब जो महावीर जी और बुद्ध जी थे वो बहुत ही ज़्यादा उस समय पे प्रसिद्ध थे, या बहुत ज़्यादा माना जाता था उनको, ठीक है। सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे मूल्य समाज में ये आदर्श स्थापित करते थे। वर्ण व्यवस्था, समाज को वर्गीकृत करने का जो तरीका था और इसका जो विकास था उस पर क्या प्रभाव रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा भारतीय राजनीति में नया एक युग देखने को मिला। अशोक का धर्म, अशोक द्वारा अहिंसा और धर्म का प्रचार किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर है आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है, ठीक है। इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। जड़ें और शाखाएं जो है दक्षिण भारत में मिल सकती हैं और इस तरह से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये एक अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है, यानी कि जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो कि नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। तो इसमें ये भी बताया गया कि हो सकता है कि मौसम के परिवर्तन से जो धीरे धीरे है वो ज़मीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। तो इस तरह से बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका वो बनी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और बताई गई कि प्राचीन भारत में जो जीवन और कर्म है उनका गहरा महत्व था जिसे समाज के हर पहलू में देखा जा सकता था, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और जो बाद के कालखंड थे उनके बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ पर हमें आर्यों के आने के बारे में बताया गया कि जो ये सारा समन्वय था, ठीक है, मेल जोल था, इससे भारतीय जातियों और जो बुनियादी भारतीय संस्कृति थी उनका विकास हुआ, जिनमें कि दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। और बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, ठीक है, सब ने अपना प्रभाव डाला और यहीं से जो आर्य है उनका जो समाज है या जो साम्राज्य है वो बनना शुरू हुआ। उसके बाद है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी खोज से सबसे पहले ये समझा जाता है कि हमारे पास जो भारतीय संस्कृति का जो सबसे पुराना इतिहास है वो क्या है, वेद है, ठीक है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत सारे मतभेद रहे हैं। यूरोपीय विद्वान इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान जो हैं वो बहुत पहले मानते हैं, ठीक है। आजकल अधिकांश विद्वान जो हैं वो ऋग्वेद और जो ऋग्वेद की रचनाएं हैं या रचाओं हैं उनका समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। और मोहनजोदड़ो के खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को पुराना साबित करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण है उन्हीं से पता चलता है
जो भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, उनका विकास कैसे हुआ, वो कैसे आए और क्या उनके पीछे की कहानी है। अब यहाँ पर आते हैं वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया है। मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत है। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें ना तो मूर्ति पूजा है, ना ही देव मंदिर है। वैदिक युग के जो आर्य हैं उनमें जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वो मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यहाँ पर वेद, जो पहला वेद है यानी कि ऋग्वेद, उसे मानव जाति की पहली पुस्तक है। उसको माना जाता है कि वो मानव जाति की पहली पुस्तक है और हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत की सभ्यता में जो बाहर आई, तो ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वो सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई भी संस्कृति जो है वो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होती है और वो हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। ठीक है। इसके बाद है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हम आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हमें दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय जो मूल आदर्श हैं आकार ग्रहण करने लगते हैं। साहित्य और दर्शन, कला, नाटक, जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। यहाँ पर यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही और इस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास जो है वो होता रहा। ठीक है। इतिहास का ये जो लंबा दौर है, इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा था और 3-4 हज़ार वर्षों का ये जो सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला है वो अद्भुत रहा। इसके बाद है उपनिषद। उपनिषदों का समय जो है वो ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और ये एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। जो उपनिषद थे उनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐत्रेय ब्रह्मांड में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्त्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरे वेती हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। इसके बाद आता है व्यक्तिवादी दर्शन के कुछ लाभ और हानियाँ। तो यहाँ पर उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञान अर्जन या किसी और तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। इसके बाद आता है भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में, दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया और शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का चलन यहाँ पर बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें जो हैं वो अब तक भारत में नहीं मिली हैं, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिले हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद
हुई थी इनकी रचना, ठीक है। और इस साहित्य का जो हवाला है वो अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। इसके बाद हमारा यहाँ पर हमें बताया गया है कि उन्होंने हर तरह की जो वेद हैं, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवाद दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी, ठीक है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है और ना ही नर्क है और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन एवं बुद्धि की और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। इसके बाद आता है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। इनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के समाज के आरंभ के समय का वृतांत है और इनकी विजय और उस समय के गृह युद्ध का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। इसमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। इसके बाद हमारा आता है महाभारत। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने बहुत कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अभी अधूरा है। हम देखते हैं कि भारत में विदेशी लोग आ रहे थे, अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घोल मेल है वो दिखाई पड़ता था। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, लेकिन महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और इसी नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत के विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। इसके बाद यहाँ पर आता है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इससे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। इसके बाद आता है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। प्राचीन भारत में जो जीवन और कर्म का गहरा महत्व था, जिसे समाज के हर पहलू में देखा जा सकता है। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं से मिलता है और इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा
तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हमारा आता है महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। यहाँ पर महावीर और बुद्ध ने समाज को नैतिकता और करुणा का संदेश दिया, जिसने भारतीय समाज में सुधार लाने में मदद की। महावीर के सिद्धांतों ने जैन धर्म को जीवन का एक मार्ग बनाया और समाज में अहिंसा का आदर्श जो है वो स्थापित किया। बुद्ध ने दुख और मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दी, जिससे बौद्ध धर्म के रूप में जाना गया। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ने समाज में श्रेणियों का विभाजन किया, जिससे समाज के कामकाज का प्रबंधन किया जा सकता था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और इसकी शाखाएं थी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह थी कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों ही जो धर्म है वो अहिंसा पर बल देते हैं। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के जो संघ हैं वो बनाते हैं। उनके नज़रिए तक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर और बुद्ध समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध के जो मृत्यु थी वो ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बौद्ध का जो जन्म है वो वैशाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित जो प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध हैं उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने उसे कई बार स्थान नहीं दिया। इसके बाद आती है बुद्ध की शिक्षा। जो बुद्ध का संदेश है वो उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। सदाचार और आत्म अनुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। इसके बाद आती है बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की, समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य और जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बना था। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में ये क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण ने इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली। 2 ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। ठीक है, ये वो 2 लोग थे। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और यहाँ उन्होंने यूनानियों से संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहाँ नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की जो भेंट थी वो खुद सिकंदर से हुई थी। इसके बाद है अशोक। ठीक है, अशोक जो है
73 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। यहाँ पर जो अशोक हैं, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग है वो अपनाया, उसका प्रचार किया। अशोक के शासन में धर्म और शांति के आदर्शों को बढ़ावा मिला, जिसने जनता में सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित भी किया।